हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, इस वर्ष की बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना कार्यक्रम जारी किया है कि इस वर्ष की जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं वो 6 मई से प्रारंभ हो रही हैं और इसका कार्यक्रम जारी किया, तभी से प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि बाकी वर्षों की तरह इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम्स थ्योरेटिकल एग्जाम से पहले होंगी या फिर इस बार कोई नया चेंज, नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। काफी सारी संभावनाएं, काफी सारी अटकलें प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स को लेकर थी, लेकिन बोर्ड ने फाइनली अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इन सभी अटकलों पे विराम लगा दिया और ये क्लियर कर दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2021 की थ्योरेटिकल एग्जाम से पहले ही हो रही हैं, जैसे बाकी वर्षों में होता आया है। जो जैसा हम देखते आए हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। इस बार भी प्रैक्टिकल की एग्जाम्स थ्योरेटिकल एग्जाम से पहले होंगी और इसकी डेट भी जारी कर दी है कि 1 अप्रैल से प्रैक्टिकल की एग्जाम आपकी प्रारंभ होने जा रही है। तो अब यह बिल्कुल उचित समय है जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करें कि इस बार जो रिवाइज्ड सिलेबस है, थ्योरेटिकल जो रिवाइज्ड सिलेबस था उसको डिटेल में डिस्कस किया था हमने, ठीक इसी प्रकार से प्रैक्टिकल के सिलेबस में अब की बार क्या चेंज है, क्या परिवर्तन है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, किस हिसाब से कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी बिंदुओं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर रखना है डेट को लेकर के कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपकी 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रही हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात अपन डिस्कस करेंगे वो है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस क्वेश्चन का वेटेज कितना है और उसका एक तरीका क्या है, इन बिंदुओं पर अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके एग्जाम में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके होगा आयतनात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या अनुमापन के नाम से इसको जानते हैं। द्विअनुमापन लिखा हुआ है इसमें। हमारी जो अनुमापन या टाइट्रेशन है वो 2 स्टेप में होगी, पहले नॉन सॉल्यूशन यानी ज्ञात विलयन के साथ और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा अज्ञात विलयन के साथ, इसलिए इसको कहा जाता है द्विअनुमापन। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम में वो अनुमापन का, टाइट्रेशन का होगा, जिसमें हम आयतन का विश्लेषण करते हैं, वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका टाइट्रेशन का, अनुमापन का रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी दी जा सकती है, मोलरता ज्ञात करवाई जा सकती है, नॉर्मलता ज्ञात करवाई जा सकती है और प्रतिशत शुद्धता आपसे अज्ञात विलयन की ज्ञात करवाई जा सकती है। तो ये कैलकुलेशन इस टाइट्रेशन के आधार पर हमें करनी होती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता या फिर प्रतिशत शुद्धता। इसके लिए जो टाइट्रेशन या अनुमापन का ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका वेटेज होगा 11 नंबर का होगा, 11 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन। प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन यही है, पहला टाइट्रेशन का। अब इसमें 2 प्रकार की टाइट्रेशन हमारे सिलेबस में है। पहला जो प्रकार है वो है अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। इसमें हम अम्ल और क्षार के बीच में अनुमापन यानी टाइट्रेशन करवाते हैं। अम्ल और क्षार में दोनों में से एक को ब्यूरेट में लिया जाता है और दूसरे को पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और फिर दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल होता है, उसे हम करते हैं।
तो अगर टाइट्रेशन में हम एक अम्ल और एक क्षार काम में ले रहे हैं तो वो हो जाएगा अम्ल क्षारक अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन। और इसके लिए बच्चों हमारे सिलेबस में है एक तो ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में टाइट्रेशन, यानी इसमें जो दो सॉल्यूशन हम काम में लेंगे उनमें से एक एसिड होगा ऑक्जेलिक एसिड और क्षारक के रूप में हम काम में लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा इसमें अम्ल क्षारक अनुमापन में हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो अम्ल और क्षार और यहां पर अम्ल और क्षार। अगर हमें एग्जाम में अम्ल क्षारक अनुमापन दिया जाता है तो ये दो संभावना है कि या तो ये टाइट्रेशन हमें मिलेगी एग्जाम में या फिर ये वाली टाइट्रेशन हमें मिलेगी HCl और सोडियम कार्बोनेट के बीच में। अब दूसरे प्रकार का जो अनुमापन होता है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, जिसको आप कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जो दो सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं उनमें से एक तो होता है ऑक्सीकारक, दूसरा होता है अपचायक, और उनके बीच में जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसलिए इस टाइट्रेशन का, इस अनुमापन का नाम है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में बच्चों चार ऑप्शन होते हैं जो सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं। पहला देखिए, फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में, इन दोनों के बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा हम अनुमापन करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेज इसके साथ में कौन रहेगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें से जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आप जानते हैं ऑक्सीकारक है और जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो इसमें अपचायक है। क्लियर है बात। ऑप्शन नंबर टू इसमें बच्चों होता है ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में, ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बीच में। तो KMnO4 को जब आप ऑक्सीकारक के रूप में लेते हैं तो हमारे पास ये दो तरह के विकल्प होते हैं, एक तो टाइट्रेशन इसकी फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ और दूसरे में ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ऑप्शन नंबर 3, फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में। अब ऑक्सीकारक चेंज है इसमें ऑक्सीकारक बच्चों क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हल्के पीले रंग का सॉल्यूशन होता है। ये जो KMnO4 है इसका विलयन बैंगनी कलर का होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है वो लाइट येलो कलर का होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसमें अपन फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में करवाएं। ये फेरस अमोनियम सल्फेट है और ये है फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में अनुमापन। तो कुल मिला के बात समझने वाली ये है कि ये 4 और 2 ये टोटल 6 टाइट्रेशन अपने सिलेबस में हैं और एग्जाम में आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को इन 6 में से कोई एक टाइट्रेशन करने को कहा जाएगा। इन 6 में से कोई एक। अब इन 6 में से आपको अपनी लेबोरेटरी में आपके टीचर द्वारा कौन से, मान लीजिए 6 में से आपको 4 टाइट्रेशन करवाई गई हैं तो एग्जाम में आपके उन 4 में से कोई एक टाइट्रेशन आएगी। तो टोटल सिलेबस ये कहता है कि टाइट्रेशन ये 6 रखी गई हैं टोटल अपने सिलेबस में। इन 6 में से कोई एक जो अनुमापन है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अब उसमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी निकलवाई जा सकती है, मोलरता भी निकलवाई जा सकती है, नॉर्मलता भी पूछी जा सकती है और प्रतिशत शुद्धता भी आपसे निकलवाई जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना। टोटल ये क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर का रहेगा। क्लियर है बात। चलिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, अकार्बनिक लवणों के मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण आपको करना है। अकार्बनिक लवणों के मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण।
पहले वाला जो विश्लेषण था वो मात्रात्मक है, आयतन के आधार पर। अब की बार वाला जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी के आधार पे, गुणों के आधार पे है। गुणों के आधार पे हमें उस मिश्रण में उपस्थित आयनों को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आयन उस मिश्रण में मौजूद हैं। तो अकार्बनिक लवणों के मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण, इसमें देखो बच्चों क्या होता है कि आपको एक बैच में जितने भी विद्यार्थी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हर विद्यार्थी को, हर परीक्षार्थी को एक लवणों का मिश्रण दिया जाएगा। कागज की पुड़िया में आपको लवणों का एक मिश्रण दिया जाएगा। मान लीजिए सपोज करो कि आपको जो मिश्रण मिला है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट, इन दोनों को मिक्स करके दे दिया आपको। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कॉपर सल्फेट, दोनों को मिक्स करके एग्जामिनर द्वारा आपको दे दिया गया। हमें नहीं पता है कि कौन से साल्ट मिलाकर हमें दिए गए, तो हमें क्या दे दिया, दो लवणों का मिश्रण दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि दो ऋणायन कौन से हैं उसमें और दो धनायन कौन से हैं। इसका एक सिस्टेमेटिक एनालिसिस करना है आपको। इसका एक तरीका होता है जिसमें हम पहले ऋणायनों का परीक्षण करते हैं और उसके बाद धनायनों का, क्रम का, ऑर्डर का, सीक्वेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले इसमें आपको ऋणायनों का परीक्षण करना है और उसके बाद इसमें हमेशा आपको क्या करना है, धनायनों का परीक्षण करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी को दिए गए मिश्रण में ये दो साल्ट हैं। अब जैसे ही उनका सॉल्यूशन बनाएगा, इन लवणों का अपघटन होगा, तो इससे क्या मिलेगा, कैल्शियम आयन, और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा, इससे कार्बोनेट आयन। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट जब अपघटित होगा तो इससे आयन कौन से मिलेंगे, Cu2+ और साथ में SO4 यानी उसको जो लवण दिया है उसमें ये 4 आयन मौजूद हैं। तो एग्जामिनर द्वारा आपका रिजल्ट देखा जाएगा कि आप लास्ट में इसमें जो रिजल्ट लिख रहे हो इसमें ये चारों आयन आ रहे हैं क्या, आपने ये चारों आयन आ रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। और अगर आपके रिजल्ट में ये आयन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट है वो गलत है। तो ये दूसरा प्रैक्टिकल है जिसमें हमें लवणों का मिश्रण दिया जाता है और हमें यह बताना होता है कि हमें दिए गए मिश्रण में कौन से दो धनायन हैं, कौन से दो ऋणायन हैं, और इनके विश्लेषण का तरीका क्या होता है। ये सेपरेट एक वीडियो बनाकर इसको पूरा हम इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम और पूरा उसमें डिस्कस करेंगे कैसे करना है और कॉपी में कैसे उसको लिखना है, कौन से स्टेप के कितने नंबर होते हैं, सारी बातें वहां पर क्लियर करेंगे। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया जो 8 नंबर का रहेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए सिलेबस क्या क्या रखा गया है इस बार बोर्ड द्वारा, तो देखिए इसमें जो अम्लीय मूलक हैं या जिनको हम ऋणायन कहते हैं सामान्यतः, अम्लीय मूलक या फिर ऋणायनों में से ये सिलेबस में है। देखो ये जो समूह होते हैं ना, इनको दुर्बल अम्लीय समूह कहते हैं। दुर्बल अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका विश्लेषण दुर्बल अम्ल तनु H2SO4 की सहायता से किया जाता है। ये दुर्बल समूह कहलाता है और इनका विश्लेषण प्रबल यानी सांद्र H2SO4 द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं प्रबल अम्ल समूह। और ये जो आयन तीसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सामान्य समूह। ये न तो तनु H2SO4 द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है, ना सांद्र H2SO4 द्वारा। इसको ज्ञात करने का तरीका इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसको सामान्य समूह कहा जाता है, जनरल ग्रुप कहा जाता है। तो दुर्बल अम्ल समूह, प्रबल अम्ल समूह और सामान्य समूह, 3 कैटेगरी हैं। तो दुर्बल अम्ल समूह में कौन कौन से आयन है बच्चों, देखो इस समूह में है कार्बोनेट आयन CO3 कार्बोनेट आयन, इसके बाद है CH3CO- एसीटेट आयन, इसके बाद है NO2- नाइट्राइट आयन, इसके बाद है S2- सल्फाइड आयन और इसके बाद है SO3 सल्फाइट आयन। इसके लास्ट में आ रहा है सल्फाइड और इसके लास्ट में आ रहा है सल्फाइट। तो ये कुल मिलाकर बच्चों 5 ऋणायन दुर्बल अम्ल समूह में रखे गए हैं।
कौन कौन से हैं दोबारा से देखें, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइट। फिर सांद्र H2SO4 द्वारा किन किन आयनों की उपस्थिति को अपन पहचान सकते हैं, वो प्रबल अम्ल समूह में आएंगे। उनमें कौन कौन से हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये तीन तो हैलाइड वाले आयन हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और इसके अलावा है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट NO3-। तो प्रबल अम्ल समूह में 4 आयन रखे गए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। अब इसके बाद सामान्य समूह में जो ऋणायन इन दोनों ही ग्रुप में नहीं आएगा, मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, इस ग्रुप में से कोई एक आयन आपके आ गया, फिर इस ग्रुप में से कोई एक आयन आपके आ गया, तो आप तीसरे सामान्य समूह के लिए परीक्षण करोगे ही नहीं, क्योंकि हमें ऋणायन 2 ही बताने। लेकिन अगर इनमें से कोई एक नहीं आया, इनमें से आ गया, तो अब तक एक ही आया आयन, इसलिए आपको सामान्य समूह का परीक्षण भी करना पड़ेगा। और सामान्य समूह में बच्चों अब की बार केवल एक ही आयन रखा गया है, और वो है सल्फेट, SO4(2-). तो ऋणायनों में सिलेबस बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में। दुर्बल अम्ल समूह में ये 5 आयन हैं, और प्रबल अम्ल समूह में ये 4 आयन रखे गए हैं, और सामान्य समूह में केवल एक है सल्फेट। ये तो बात हो गई ऋणायनों। अब एक बात को दिमाग में क्लियर करें कि ये जितने भी ऋणायन हैं, आपको एग्जाम में जो लवणों का मिश्रण दिया जाएगा, उस मिश्रण में इन आयनों में से 5 और 4 9 और 1 10, ये बात कन्फर्म है कि आपको इन 10 ऋणायनों में से कोई 2 ऋणायन मिलेंगे। आपके मिश्रण में इन 10 में से 2 ऋणायन निश्चित रूप से मौजूद होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं धनायनों की, जिनको क्षारकीय मूलक कहा जाता है। धनायन, धनायनों में ये हैं बच्चों अपने सिलेबस में Pb2+ लेड आयन, इसके बाद Cd2+ कैडमियम आयन, Cu2+ कॉपर आयन, As3+ आर्सेनिक आयन, Fe3+ फेरिक आयन, Al3+ एल्यूमिनियम आयन, Cr3+ ये अपने हो गया क्रोमियम आयन। इसी प्रकार से कोबाल्ट का आयन, मैंगनीज का आयन, जिंक का आयन, निकल आयन, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और अमोनियम आयन। ये इतने धनायन अपने सिलेबस में हैं, और आपको एग्जाम में जो मिश्रण मिलेगा, उस मिश्रण में इन धनायनों में से 2 धनायन निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। और आगे जब सेपरेट केवल इसी क्वेश्चन का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम कि इनको बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है। 0 ग्रुप, उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस प्रकार से ग्रुप में बांटा गया है। और विश्लेषण करने की एक निश्चित सीक्वेंस है इसमें। सबसे पहले आप 0 ग्रुप का टेस्ट करेंगे, फिर 1st ग्रुप का, फिर 2nd ग्रुप का, फिर 3rd ग्रुप का। इसका एक अपना सीक्वेंस है, एक निश्चित क्रम है, जिसको बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इन ऋणायनों में से आपके एग्जाम में कोई 2 ऋणायन आपके लवणों के मिश्रण में मिलेंगे, और इन धनायनों में से कोई 2, और 2 ऋणायन 2 धनायन, पूरे 4 आयन आपको निकाल के बताने हैं, और उसके लिए टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर बात? चलो, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना होता है? तीसरे क्वेश्चन में यहां पर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, अकार्बनिक यौगिकों में, अकार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह की, इसमें अकार्बनिक नहीं है, ये कार्बनिक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये। तो कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करना, यानी आपको उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा, उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप बताना है कि उस हमें दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। आपको टेस्ट ट्यूब में, परखनली में एक कोई न कोई कार्बनिक यौगिक डालकर दिया जाएगा, और हमें बताना है उसके टेस्ट करके कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसमें जैसे आपको मान लीजिए सपोज करो किसी टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल डालकर दे दिया C2H5OH, तो एथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो हमें पता नहीं है वो कौन सा यौगिक है, हमें उसके भौतिक गुणों के आधार पर, उसकी अवस्था, उसमें गंध कैसी आ रही है, वो जल में विलय है या नहीं है, इन सारे गुणों के आधार पे, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे टेस्ट करते हुए आपको लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचना है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। और इसके लिए सिलेबस में ये फंक्शनल ग्रुप रखे गए हैं। नंबर 1 एल्कोहलिक समूह। एल्कोहलिक समूह जानते हो ना, एल्कोहलिक समूह मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह, OH। दूसरा नंबर 2 पे है फिनोलिक समूह। फिनोलिक समूह होता है, फिनोलिक समूह कौन सा होता है, जिसमें बेंजीन वलय के किसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ रहता है। इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो बेंजीन वलय है तो बेंजीन वलय में आप जानते हो डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, तो उसका कोई कार्बन है तो एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से, उस पर OH जुड़ा हुआ, इस समूह का नाम होता है फिनोलिक समूह। नंबर 3 पे एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह आप जानते हो CHO। नंबर 4 पे है बच्चों कीटोनिक समूह, तो ये हो गया हमारा कीटोनिक समूह, C डबल बॉन्ड O, द्विसंयोजी है, 2 संयोजकताएं उपलब्ध हैं इसके ऊपर। नंबर 5 पे हो गया कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ये होता है COOH। नंबर 6 पे है प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है NH2। नंबर 7 पे है एमाइड, और एमाइड में बच्चों क्रियात्मक समूह होता है CONH2। नंबर 8 के ऊपर है नाइट्रो। नाइट्रो होता है NO2। और नंबर 9 पे है असंतृप्तता। असंतृप्तता का मतलब या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी असंतृप्तता का परीक्षण हमसे करवाया जा रहा है। इसका मतलब या तो हमें एल्किन दी गई है या फिर एल्काइन। और नंबर 10 पे है एस्टर, और एस्टरों को आप जानते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह इनका ये होता है COOR। तो ये 10 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप अपने सिलेबस में रखे गए हैं। 10 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल सिलेबस में। इन 10 में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बनिक यौगिक आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और यह प्रश्न होगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए, और यह क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप बताना है, इसके अथवा में, यानी अगर एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो इसके अथवा में ये पूछे जा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन की खाद्य पदार्थों में उपस्थिति की जांच करना। आपको कोई फूड मटेरियल खाद्य पदार्थ दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि इसमें उपस्थित खाद्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या फिर उसमें प्रोटीन है, इसका टेस्ट करना है अथवा में। या फिर इसमें अकार्बनिक यौगिक का विरचन हो सकता है, निर्माण इसको बनाने का, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटाश एलम। आपको जो आवश्यक सामग्री है इसके लिए वो दे दी जाएगी, और या तो आपको फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल बना करके दिखाने हैं या फिर पोटाश एलम आपको बना करके दिखाना होगा। ये 3 क्वेश्चन इसमें अथवा में रहते हैं। मोस्टली ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की होती है कि ये जो पहला ऑप्शन है इसका, जिसमें कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जाता है, मोस्टली एग्जामिनर द्वारा यही दिया जाता है, तो इसको अपने को अच्छे से तैयार करना है। और ये क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, ये जो 4 चैप्टर हैं उनके ऊपर आधारित है। बिल्कुल सारे रासायनिक गुण जो भी रिएक्शंस हम वहां पर पढ़ते हैं वही काम में आती है सारी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। पहला क्वेश्चन 11 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन है विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है ये।
इसमें अब की बार सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें सिलेबस में एक तो वैद्युत रसायन वाला जो अपना चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तीसरा जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें से देखो बच्चों, उसमें से अपने है डैनियल सेल का निर्माण और सांद्रता परिवर्तन का सेल विभव पर प्रभाव। सांद्रता परिवर्तन का सेल विभव पर क्या प्रभाव होता है उसका प्रैक्टिकल है एक अपने। एक दूसरा इसमें है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक परीक्षण। यानी आपको टेस्ट ट्यूब में डालकर अलग अलग 3 प्रकार की एमीन दे दी गई है, हमें पता नहीं है कौन सी टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री है, किस में 1 डिग्री है, किस में 3 डिग्री है। हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी एमीन है, किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार का प्रैक्टिकल एक वो है एल्कोहल से रिलेटेड। एल्कोहल से रिलेटेड, एल्कोहल में भी हमें सेम इसी प्रकार का जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनको पहचान करके बताना है। जैसे थ्योरी में आपने पढ़ा है ल्यूकास परीक्षण होता है, इसके लिए ल्यूकास परीक्षण इसी के लिए तो होता है। उसमें अपन ल्यूकास रिएजेंट काम में लेते हैं, ड्राई ZnCl2 प्लस सांद्र HCl 3 डिग्री एल्कोहल में उसको डालते ही तुरंत टर्बिडिटी, आविलता या दूधियापन आ जाता है। 2 डिग्री एल्कोहल अगर है तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है, और 1 डिग्री एल्कोहल या विक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो तीनों की अलग अलग पहचान हो गई। तो ये 3 अपने पास ऑप्शन चौथे क्वेश्चन में रहेंगे। इनमें से आपको एग्जाम में कोई एक मिलेगा। क्लियर है बात? इसके बाद 5वां क्वेश्चन अपने पास वो रहेगा सत्रीय कार्य, यानी 70 पर्यंत आपने लैब में कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हैं, उसके लिए अपन जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक मेंटेन करते हैं वो उसका वेटेज होगा बच्चों 2 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, जिसमें पूरे सत्र में, पूरे सेशन में हमारे द्वारा जो किए गए प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में लिखे हुए होते हैं। वो समय समय पर हमारे टीचर द्वारा जांचे गए होने चाहिए, और उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक आपको एक मेंटेन करनी है। ठीक है, 2 नंबर वेटेज होगा इसका। इसके बाद लास्ट में देखिए बच्चों 2 नंबर का इसमें हो जाएगा मौखिक प्रश्न, वाइवा वॉइस। इसमें एग्जामिनर द्वारा आपसे प्रैक्टिकल से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चल सके कि आपको प्रायोगिक कार्य की कितनी जानकारी है, उसमें जो साल्ट यूज हो रहे हैं, जो सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं, वो किस तरह से बनते हैं, किसका क्या रोल होता है। यानी जितना भी प्रैक्टिकल वर्क अपना है उससे रिलेटेड बहुत सारे मौखिक रूप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आपके प्रायोगिक कार्य से संबंधित नॉलेज को जांचा जा सके। 2 नंबर इसका वेटेज होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर बच्चों ये 30 नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार से 30 नंबर जो प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं वो इस तरह से 6 पार्ट्स के अंदर बंटे हुए हैं।